नदी किनारे तीन बहू की ठंडी ठंडी रसोई और खाना। पापा जी लीजिए, दवाई ले लीजिए। आप उठ तो पा रहे हैं ना? प्राची, सुहानी, यहाँ आओ, पापा जी को उठाने में मदद करो। माँ जी बच्चों के साथ है। अब तीनों बहुएं मिलकर अपने बीमार ससुर को उठाती हैं और उन्हें पानी के साथ दवाई देती हैं कि तभी उनके हाथ का पानी का गिलास अपने आप तेजी से हिलने लगता है और पूरा घर डगमगाने लगता है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसे हो रही है? भूकंप आ रहा है क्या? तभी नीलम भागकर खिड़की से बाहर देखती है। बाहर धूल मिट्टी की लहरें तेजी से उनके घर की तरफ आ रही होती हैं। पापा जी, माँ जी, वो लोग आ गए। अब वो लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बाप रे, ये अनहोनी क्यों हो रही है हमारे साथ? अब हम गरीबों का क्या होगा? दूसरी तरफ कुछ मजदूर धोती कुर्ते में हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उस गरीब के घर के दरवाजे पर ठक ठक करके तोड़ने लगते हैं। मम्मी मम्मी, ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ, क्या हो रहा है ये? मेरा दिल बैठता जा रहा है। आखिर ये लोग कौन है जो इस गरीब परिवार के घर पर दरिंदों की तरह वार कर रहे हैं? और अंदर बैठा वो परिवार इतने दहशत में क्यों है? क्या कोई इनके साथ अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है या कोई और बात है? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे, दाल तो खत्म हो गई, चावल भी खत्म है और आटा भी खत्म है। अब खाना कैसे बनेगा? चलो माँ जी के पास चलते हैं। अब तीनों बहुएं खाली डिब्बा लेकर अपनी सास के पास आती हैं। मम्मी मम्मी, इस डिब्बे में क्या है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ, इसमें क्या है? भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना माँ। ये देख तीनों बहुएं काफी मायूस हो जाती हैं। माँ जी, डब्बा पूरा खाली है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और रसोई में अनाज का एक दाना नहीं है। हम लोग खाने में क्या बनाएंगे? क्या बोलो बहू, अब तुम अपने अपने पति का इंतजार करो, वो पैसे लाएंगे तभी कुछ होगा। पर माँ जी, पापा जी को अगर खाने के साथ दवाई नहीं दिया तो उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। पहले उनके लीवर में दिक्कत है। बहू, तू मुझे ऐसे ही पानी के साथ दे दे गोली, मेरे को कुछ नहीं खाना। अब सुहानी रसोई में जाकर गिलास में पानी लेकर आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ सास ससुर को भी वो पानी पीने को देती है। लेकिन तभी पिंटू पानी पीते ही मुंह से उगल देता है। मम्मी, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और आपने मुझे ये गर्म पानी पीने को दिया है। मुझे ठंडा पानी चाहिए। बहू, कम से कम पानी तो ठंडा पीने को दे दे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में पहले ही ज्वालामुखी फट रही है। माँ जी, ठंडा पानी कहाँ से लेकर आए? हमारी रसोई तो कोने में है और इन टूटी खिड़कियों से धूप सीधा रसोई पर पड़ती है। रसोई में कोई फ्रिज भी नहीं है जो मैं आपको ठंडा पानी दूं। हाँ माँ जी, काश हमारी रसोई ठंडी होती तो वहाँ बैठकर हम अच्छे व्यंजन बना पाते। कोई बात नहीं, अब जो है वही पी लेते हैं। अब दामिनी का गरीब परिवार गर्म पानी पीकर अपना पेट भरता है। अब सारा दिन भूख से बेचैन होने के बाद रात को तीनों बहुओं के पति घर आते हैं। वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने पतियों के पास आकर खड़ी होती हैं। जी, कुछ पैसे मिले? कुछ कमाई हुई आपकी? हाँ, जल्दी बताइए, कितने पैसे लेकर आए हैं आप? सुबह से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया है, बच्चे भी भूखे हैं। बोलिए, क्या हुआ? चुप क्यों हैं आप तीनों? क्या बताएं, हमारी तो कमाई ही नहीं हुई। इस प्रचंड गर्मी की वजह से पूरा गांव सूखा पड़ा है। कहीं ना तो पानी की एक बूंद है और ना ही कहीं फसल उपजाऊ हो पा रही है। हाँ, और जब फसल ठीक तरीके से नहीं हो रही है तो हमें फसल कटाई करने का काम भी नहीं मिल रहा है। मुश्किल से ये 100 रुपए मिले हैं, अगर इसमें कुछ आ सकता है तो ले आओ। अब तीनों बहुएं 100 रुपए को लेकर किराने की दुकान पर जाती हैं। भैया, 20 रुपए की दाल और 10 रुपए के चावल और 5-5 रुपए वाले मसाले के पैकेट दे दीजिए। अरे बाप रे, इतने कम पैसे में रसोई का सौदा लेने आई हो तुम तीनों? परिवार तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। जी, परिवार तो बड़ा है लेकिन व्यापार बड़ा नहीं है। छोटा मोटा काम करते हैं हमारे पति, जिससे ये 100-50 रुपए ही कमाई हो पाती है। इसीलिए आप हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही दे दीजिए। अब 10 रुपए की दाल, चावल और कुछ मसाले खरीद कर तीनों बहुएं घर आती हैं और फिर दाल चावल बनाती हैं, जिसे सभी परिवार वाले थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मम्मी, मुझे और दाल चावल चाहिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है तो भूख बहुत लगी है। अब प्राची देखती है कि हांडी में सिर्फ 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच चावल ही रखे हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और फिर मायूसी के साथ बचा हुआ खाना बच्चों को दे देती हैं। तुम तीनों ने तो अभी तक कुछ खाया नहीं है और जो थोड़ा थोड़ा खाना था वो भी तुमने बच्चों को दे दिया। कोई बात नहीं माँ जी, बच्चों की सेहत हमसे ज्यादा महत्व रखती है।
हमारा पेट तो पानी से भी भर जाएगा। अब सभी लोग रात को जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। अब इसी तरह अगले दिन हैंडपंप के नीचे नीलम कपड़े धो रही होती है, प्राची आंगन में झाड़ू लगा रही होती है और सुहानी चौखट पर बैठकर चावल साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ोस के लोगों पर जाती है जो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव से रवाना हो रहे होते हैं। अरे बसंती जी, सुमित्रा जी, आप सब कहाँ जा रही है? सारा सामान पैक करके? हाँ, एक एक सामान निकाल लिया है, घर से पूरा घर खाली कर दिया। क्या हुआ, कोई विपदा आन पड़ी है क्या? हाँ बताइए ना, ऐसी क्या बात हो गई जो आप गांव छोड़कर जा रहे हैं? अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम भी ये बात मान लो और यहाँ से रवाना हो जाओ। हाँ, अब तो यहाँ रहना बेवकूफी है, ये जमीन अब हमारी नहीं सरकार की हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। ये सुनकर तीनों बहुएं घबरा जाती हैं। क्या? अगर ऐसा है तो फिर हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की कोई दूसरी व्यवस्था है ही नहीं। अब रात को जब तीनों बहुओं के पति घर आते हैं तो ये बात वो अपने पतियों से कहती हैं। अरे कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो सरकार हमें मुआवजा तो जरूर देगी ना। हम गरीबों के पास कोई दूसरा आवास थोड़ी ना है रहने के लिए, हमारे पास तो जो है यही है। पता नहीं जी ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको पता है गांव से 50% लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। इसी तरह एक दिन पिंटू और खुशी घर के आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी सामने से मोहल्ले की शिवानी बैग टांगकर स्कूल जा रही होती है। अरे तो कहाँ जा रही है शिवानी? मैं स्कूल जा रही हूँ। तो जाती नहीं है, कभी दिन भर बस खेलती रहती है। अरे चलो, तुम्हें इनको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है बेटी, ये गरीबों के बच्चे बस मिट्टी में खेलना जानते हैं। डिस्गस्टिंग, कितने गंदे कपड़े हो रहे हैं इनके, तुम इनसे दूर रहा करो शिवानी। ये सुनकर तीनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। वहीं सुहानी और नीलम नम आंखों से अपने बच्चों को पकड़कर, गरीबी इंसान को क्या क्या सुनने पर मजबूर कर देती है। अगर हमारे पतियों की अच्छी नौकरी होती तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाते, लेकिन हमारे पास ना तो घर है, ना खाना, और ना ही हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। अब धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगता है और ये देख गरीब परिवार के अंदर डर और दहशत बढ़ने लगती है। तभी एक दिन दामिनी का गरीब परिवार अपने घर में सबके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी अचानक से मिट्टी की रसोई में अलमारी पर सजे मसाले की बरनी अपने आप नीचे गिरने लगती है। चूल्हा बीच से 2 टुकड़े हो जाता है और घर तेजी से हिलने लगता है। जमीन पर दरारें दिखने लगती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? प्रलय आने वाली है क्या? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। प्राची इतना बोलती ही है कि तभी उनकी खिड़की टूटकर गिर जाती है और दूसरी तरफ से दीवार टूटकर गिरने लगती है। ये देख बच्चे तेजी से चीखने लगते हैं। माँ, ये क्या हो रहा है? हम तो इस घर में दबकर मर जाएंगे। बच्चों को संभालो तुम लोग, मैं माँ बाप को लेकर बाहर निकलता हूँ। अब सभी लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं और इस हड़कंप की वजह से महेश, दामिनी, तीनों बहुओं के शरीर पर जख्म के निशान आ जाते हैं। अब बाहर आकर वो देखते हैं कि एक बड़ी क्रेन उनके घर को तहस नहस कर रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? एक गरीब का घर ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? अरे हमको क्या प्रवचन दे रही हो? सरकार से जाकर बात करो। ये नक्शा अब गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है और यहाँ से अब हाईवे निकलेगा। ये बात तो काफी समय पहले ही गांव में बता दी गई थी। आधे लोग गांव से चले भी गए। तुम किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ, जो लोग यहाँ से चले गए उनके पास दूसरी व्यवस्था है रहने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएं? अगर सरकार हमसे हमारी जमीन ले रही है तो वो हमें मुआवजा क्यों नहीं दे रही? हमें क्या पता, सरकार से बात करो। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अब फटाफट अपने घर का सामान निकालो, वरना घर के साथ साथ जो बचा कुचा सामान है तुम्हारा वो भी तहस नहस हो जाएगा, समझे? अब टूटे फूटे घर के अंदर तीनों बहुएं आती हैं। मैं खाने पीने का बचा हुआ सामान पोटरी में बांध लेती हूँ। नीलम, तुम ये बर्तन समेट लो और प्राची हमारे कपड़े, इनको भी पोटरी बना लो। पता नहीं अब पूरे ससुराल वालों के साथ हमें कब तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब तीनों बहुएं सिर पर मोटरी बांधकर अपने परिवार वालों के पास आती हैं और फिर सारा परिवार, दोनों छोटे बच्चे नंगे पैर कड़ी धूप में घर की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान उनका शरीर धूप की तपन से जल रहा होता है, गला प्यास से सूख रहा होता है। माँ, गला सूख रहा है, पानी पिला दो कहीं से। माँ, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, देखो मेरे पैर।
पिंटू अपना पैर दिखाता है। उसके पैर में लाल लाल छाले पड़ जाते हैं। ये देखकर घर वालों का दिल दहल उठता है। अरे बाप रे, मेरे बेटे के पैरों में तो बहुत घड़घोर छाले हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक और कदम चल पाएगा। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप लोग यही बैठो, यहाँ इस शीशम के पेड़ के नीचे थोड़ी ठंडक है। अब सभी शीशम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। सुहानी पानी की तलाश में इधर उधर भटकती है और फिर कचरे के पास उसे एक पानी की बोतल फेंकी हुई नजर आती है। चलो शुक्र है एक पानी की बोतल तो मिली। अब सुहानी उसी पानी की बोतल से एक एक घूंट पानी सबको पिलाती है। पानी इतना कम था कि प्यास भी नहीं बुझी। इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि लोगों की फेंकी हुई चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था। अब कुछ देर के बाद फिर से पूरा परिवार चलना शुरू कर देता है और इस बार तीनों बहुओं के सास ससुर की हिम्मत जवाब दे जाती है। बहू, मुझे चक्कर आ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। भूखे पेट इस कड़ी धूप में चलना अत्यधिक मुश्किल है। हाँ, सही कह रही है तुम्हारी माँ, मुझे कहीं बैठना है। अब फिर से परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कभी कभी तो गुस्सा आता है कि कैसे पति, कैसे बेटे और कैसे बाप हैं हम, जो हम आप सबके लिए कुछ कर भी नहीं पाते। सुकून के पल तो कभी मिले ही नहीं। सुकून तो इंसान को तब मिलता है जब उसके सर पर महफूज छत हो, लेकिन भगवान ने तो हमसे वही सुकून छीन लिया। अब फिर पूरा परिवार हिम्मत करके खड़ा होता है और चलना शुरू करता है। वहीं सुहानी और नीलम अपने बेटा बेटी को अपने गोद में उठा लेती हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं देता और वो एक घने जंगल की तरफ आ जाते हैं। बस अब रुक जाते हैं, सुबह से रात हो गई है। अब यहाँ इसी जंगल में बैठ जाते हैं। सुबह उठकर दूसरे रास्ते का सफर तय करेंगे। ठीक है, हम सब यही आराम कर लेते हैं। वैसे भी रात की वजह से कोई रास्ता ठीक से नजर आ नहीं रहा है। अब वो गरीब परिवार यहीं जमीन पर रात की नींद लेता है। अब अगले दिन जैसे जैसे मौसम साफ होता है, धूप की पहली किरण के साथ नदी की लहरें उस गरीब परिवार के शरीर पर पड़ती हैं, जिससे वो सभी अकबकाकर उठ जाते हैं। अरे, ये पानी कहाँ से आया? मम्मी मम्मी, वहाँ देखो कितनी सुंदर नदी है वहाँ। इतना कहकर खुशी और पिंटू नदी में कूद पड़ते हैं और उछल उछल कर नहाने लगते हैं। बाप रे, कितनी सुंदर नदी बह रही है। रात को तो दृश्य दिख नहीं रहा था, लेकिन अब सुबह की पहली किरण से ये सुनहरी नदी कितनी चमचमा रही है। और यहाँ चारों तरफ मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ कितनी शांति है। लोगों का कोई शोर शराबा नहीं है। इन पंछियों की चहचहाहट से ऐसा लग रहा है कि सारी टेंशन ही खत्म हो गई। हाँ, पूरा शरीर पसीने से गीला भी है। चलो हम सब भी इसी नदी में नहा लेते हैं। अब घर के सारे सदस्य नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं। इस नदी के ठंडे पानी में नहाकर तो पूरा मन शीतल हो गया। हाँ भाई, थोड़ा सुकून तो मिला। शरीर की गर्मी निकल गई इस पानी में नहाकर तो। अब इसके बाद तीनों बहुएं एक बड़े नीम के पेड़ के पास साड़ी से घेर कर कपड़े बदलती हैं। फिर घर के मर्द भी कपड़े बदलकर नदी के पास आकर बैठते हैं। सुनिए, मेरे पास एक सुझाव है। ये नदी बहुत खूबसूरत है, यहाँ लोगों का आना जाना भी कम है। क्यों ना हम इसी नदी किनारे अपना एक सुंदर घर बना लें? क्या बात कर रही हो? घर बनाना कोई आसान बात है? घर बनाने के लिए इंसान को ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, लेबर, मिस्त्री, न जाने क्या क्या चाहिए होता है, और हमारी जेब में अभी फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे, यहाँ इस प्राकृतिक दुनिया में बालू सीमेंट की क्या जरूरत है? चलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं और फिर उन्हीं लकड़ियों से अपना एक घर तैयार कर लेते हैं। हाँ बहू, सही कह रही है। अब तीनों बहुएं अपने पति के साथ हथौड़ा लेकर जंगल में आती हैं और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटती हैं। फिर उन लकड़ियों से नदी किनारे अपना सुंदर सा घर बनाने लगती हैं। नीलम, हमें अपनी एक रसोई बनानी होगी, सुंदर रसोई, जहाँ पर खिड़कियाँ हो, पंछियों की चहचहाहट, ठंडी हवाओं का आगमन हो। हाँ, अब जब हम नदी किनारे रसोई बना रहे हैं तो रसोई में ठंडक बनाए रखने के लिए हमें खिड़कियाँ तो बनाना जरूरी ही है। अब तीनों बहुएं अपने लकड़ी के घर में अपनी सुंदर रसोई बनाती हैं। अब सुबह से रात हो जाती है, तब जाकर पूरा घर तैयार होता है। अब पूरा परिवार घर के अंदर आता है। बहुत जोरों से भूख लग रही है। राशन तो है ही नहीं पापा जी, और न ही बर्तन है। कल सुबह हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और फिर खाने की तलाश के लिए बाहर जाएंगे। अब पूरा परिवार भूखे पेट ही नदी किनारे घर में सो जाता है। अगले दिन तीनों बहुएं नदी के पास से गीली मिट्टी लेकर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाती हैं और फिर मिट्टी का 2 मुहा चूल्हा तैयार करती हैं और उन्हें अपने घर के बाहर धूप में छोड़ देती हैं। इसके बाद तीनों बहुएं शहर की सड़क पर खाने की तलाश के लिए निकल जाती हैं और उनके पति नौकरी ढूंढने शहर की तरफ चले जाते हैं।
भगवान के लिए अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। हमारे छोटे बच्चे, पूरा परिवार कई दिनों से भूखा है। अब तीनों गरीब बहुएं अलग अलग कोनों में भीख मांग रही होती हैं। सुबह से शाम हो जाती है और उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ तीनों भाई बड़े बड़े सेठों के पास काम की तलाश करते हैं, लेकिन सेठ, काम की काफी अकाली है, क्या काम दूं मैं तुम्हें? मेरे पास गिन चुनकर 4 से 5 लेबर हैं जो मेरा सारा काम निपटा देते हैं, और अभी काम इतना भी नहीं कि मैं दूसरे लेबरों को हायर करूं। दूसरी तरफ दोनों छोटे बच्चे अपनी दादी दादा से, दादी जी, दादाजी, मम्मी कहाँ है? भूख लग रही है। जब से अपना पुराना घर छोड़ा तब से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना दादाजी। दादाजी, हे भगवान, बच्चों को खाने के लिए ऐसे तड़पता देखा नहीं जा रहा है। आ रही है तुम्हारी माँ, कुछ लेकर ही आएंगी। अब रात को तीनों बहुओं को सड़क पर गाड़ी में सवार एक औरत अपना बचा कुचा खाने का सामान देती हुई, ये लो, ये तुम लोग खा लेना, हम लोगों का पेट भर गया है। अब वो खाना लेकर तीनों बहुएं नदी किनारे आती हैं और फिर उसी खाने को प्लेट में निकालकर घर वालों को खाने को देती हैं। जी, आप लोगों को कोई काम धंधा मिला? नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं मिला। घर की व्यवस्था तो हो गई है, एक अच्छा व्यापार भी मिल जाता तो फिर जिंदगी निश्चित होकर गुजार लेते हम लोग। अब सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर आराम करते हैं। अब आधी रात को तेज आंधी बारिश आना शुरू हो जाती है। नदी किनारे का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। इसी बीच घर के बाहर प्राची की सूखती नेट की साड़ी तेज आंधी तूफान में उड़कर नदी में जा गिर जाती है। वहीं अगले दिन सुबह तीनों बहुएं उठकर अपनी रसोई में आती हैं। रसोई की खिड़की पर सुंदर पक्षी बैठे होते हैं और ठंडी ठंडी हवा उनके शरीर को छू रही होती है। हमारी नदी किनारे की रसोई कितनी ज्यादा ठंडी है, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। मटके का पानी भी ठंडा हो रहा है। हाँ, वो तो होगा ही, नदी का शीतल पानी जो भरा है मटके के अंदर। इस ठंडी ठंडी रसोई में तो फ्रिज की जरूरत ही नहीं, पर काश खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती या हमारे पतियों को कोई व्यापार मिल जाता। अरे रात को आंधी तूफान आया था क्या? देखो प्राची, तुम्हारी साड़ी नदी किनारे डूब रही है, चलो उसे लेकर आते हैं। तीनों बहुएं नदी के पास आती हैं, फिर नदी में डुबकी लगाकर अपनी साड़ी समेटने लगती हैं कि तभी उन्हें उनकी नेट की साड़ी में कई तरह की मछलियाँ फंसी हुई नजर आती हैं। अरे, मेरी नेट की साड़ी में तो रेहू, मागुर और ये तो झींगा है शायद। देखो कैसे इतनी सारी मछलियाँ आकर फंस गई है। तभी वहाँ दामनी आती है। अच्छा, तो इस नदी में पेट को भरने वाली मछलियाँ भी है। तभी तीनों बहुएं एक साथ कहती हैं, हमें तो मछलियों के कई तरह के डिश भी बनाने आते हैं माँ जी। हाँ, मुझे भी बहुत कुछ आता है मछलियों से बनाना। तभी महेश वहाँ जाकर, ठीक है, फिर तो आज इस सुहाने मौसम में तुम अपनी ठंडी रसोई में जाकर मछली चावल बना लो। अब तीनों बहुएं सभी मछलियों को लाकर अच्छे से धोती हैं, फिर काटती हैं और उसे तेल में फ्राई करती हैं। फिर मसाला पीसकर फिश करी और चावल बनाती हैं और अपने पूरे परिवार को खाने को देती हैं। ये मछली तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, आज लग रहा है कि जी भर के खाना खा रहा हूँ। हाँ, ये खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, और फिर इस ठंडी रसोई में चटपटी मछली और ये चावल खाकर तो मजा आ गया। अब सबके खाना खाने के बाद नदी किनारे तीनों बहुएं बैठकर जूठे बर्तनों को धोती हैं, फिर कपड़े धोकर अपने घर के आंगन में सुखाती हैं। अब इसी तरह हर दिन तीनों बहुएं मछलियां पकड़ती हैं और उससे अपनी ठंडी रसोई में बनाकर स्वाद लेकर परिवार वालों के साथ खाती हैं। तभी एक दिन तीनों पति, भगवान की लीला देखो, दर दर की ठोकरें देने के बाद उन्होंने अपने आप ही हमें नदी के छोर पर लाकर ऐसे छोड़ दिया जहाँ हमें रहने के लिए घर भी मिल गया और खाने की व्यवस्था भी हो गई। इस नदी में अनंत मछलियाँ हैं जिन्हें हम जिंदगी भर बनाकर खा सकते हैं।